टीएमसी नॉलेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं भूगोल का एक और प्रैक्टिस सेट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें जो भी प्रश्न है काफ़ी सिलेक्टेड प्रश्न है, किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं और इस प्रश्न को देखते हैं। आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं और टीएमसी नॉलेज के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पर इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इसके प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि कपास की पैदावार किस प्रकार की मिट्टी में अच्छी होती है। आप जानते हैं कि कपास की पैदावार जो होती हैं वो काली मिट्टी में होती हैं और काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहते हैं। और भारत में जो कपास की खेती होती है मुख्य रूप से महाराष्ट्र में होती है। महाराष्ट्र में, गुजरात में, इन सभी राज्यों में, जो दक्कन के क्षेत्र हैं, इन सभी राज्यों में कपास की पैदावार अच्छी होती हैं। और इस तरीके से क्योंकि कपास की जो खेती होती है काली मिट्टी में होती हैं, इसका कारण है कि काली मिट्टी में जल धारण करने की जो क्षमता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है इस तरह से। और इसमें जो काली मिट्टी है उसमें नमी रहती है और इस वजह से कपास के जो रेशे होते हैं वो अधिक बेहतर बनते हैं। काली मिट्टी में बेसाल्ट जो चट्टानें होती हैं उसके टूटने से ये मिट्टी का निर्माण होता है। तो इस तरीके से इससे संबंधित बहुत सारी बातें हैं। और इसके बाद की जो प्रश्न है कि मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंग्रोव जो वन होते हैं, जो समुद्र तटीय जो उसको वन कहते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और अभी वर्तमान में जो स्थिति है भारत की, उसमें मैंग्रोव वनों की जो उपस्थिति है या उसका जो कहें कि विस्तार है उसमें भी वृद्धि हुई है। और उसका वैश्विक मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रही है, हमारे आसपास में जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, तो वैश्विक तापमान का इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि वे अधिक प्रचुरता से पैदा होंगे और कार्बन सिंक्स के रूप में उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाएंगी। तो ये पहला इसका ऑप्शन सही है कि वे ज़्यादा प्रचुरता से और पैदा होंगे वैश्विक तापमान पे, और कार्बन सिंक्स के रूप में उनको जो यानी कि कार्बन को एक तरह से ऑब्जर्व करेंगे और उनकी उस कार्बन सिंक्स के रूप में उनकी जो भूमिका है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो इस तरीके से इसमें से दो ऑप्शन सही है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन डी इसके लिए सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन कौन सा है। भारत के पूर्वी तट पे पतन यानी कि कौन सा जो सी पोर्ट है जिसको हम बंदरगाह भी कहते हैं, तो भारत के पूर्वी तट पे कौन सा बंदरगाह है ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब है कि पूर्वी तट पे जो भारत का बंदरगाह है यानी कि पारादीप और हल्दिया, ये दो जो बंदरगाह हैं पूर्वी तट पे हैं। ऑप्शन बी इसके लिए सही जवाब है। और आप जानते हैं कि भारत में 12 जो है कि वो बंदरगाह हैं और ऐसे छोटे जो बंदरगाह हैं वो तो 250 से भी उनकी संख्या ज़्यादा है। इसी तरह से और भी आप देखते हैं, इसका ऑप्शन ये बी सही है। आप बाकी ऑप्शंस के बारे में भी जान सकते हैं। ये कांडला जो पतन है, ये कांडला पतन ये गुजरात में है और ये एक प्रकार का ज्वारीय पतन है। नेक्स्ट प्रश्न इसके बाद क्या है कि भारतीय परियोजना आयोग द्वारा प्रस्तावित कृषि जलवायु क्षेत्रीयकरण का आधार क्या है। भारतीय योजना आयोग के द्वारा जो प्रस्तावित जो कृषि जलवायु क्षेत्रीयकरण है उसका मुख्य आधार क्या है। और इसका सही जवाब है कि इसका मुख्य आधार है यानी कि वर्षा, वातावरण और फसल क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन बी इसके लिए सही जवाब होगा। वर्षा, तापमान और फसल क्षेत्र, ये इसका कृषि जलवायु क्षेत्रीयकरण का मुख्य आधार है। योजना आयोग आप जानते हैं, जैसे योजना आयोग की बात आई है इसके विषय में जान सकते हैं, क्योंकि देखिए पहले योजना आयोग था और उसकी जो स्थापना हुई थी वो 15 मार्च और 1950 को हुई थी। ये गैर संवैधानिक संस्था थी। इसके बाद से इसी योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी और 2015 को इसके जगह पर एक दूसरे आयोग का, या फिर कहें कि योजना आयोग को चेंज कर दिया गया, उसको रिप्लेस कर दिया गया और इसके जगह पे नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। तो इस तरीके से योजना आयोग भी अब योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है और 1 जनवरी 2015 से ये प्रभावी भी है। इसके बाद के जो प्रश्न देखते हैं कि विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ये अगला प्रश्न है, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस, और इसे मनाते हैं यानी कि 28 जुलाई को मनाया जाता है। आप देख सकते हैं कि ऑप्शन में 28 जुलाई नहीं है, तो इस तरीके से इसका ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। हालांकि ये बीपीएससी तैयारी 4 का ये सेट है, इसलिए आपको इस वजह से आपको इसमें 5 जो ऑप्शन दिख रहे हैं। बाकी के एग्जाम्स में आपको 4 ही, जैसे बिहार पुलिस है या फिर अन्य एग्जाम्स में 4 ऑप्शन हो सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं और 16 सितंबर जो ऑप्शन में दिख रहा है इस दिन जो है कि ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है।
तो इस तरीके से यहाँ पे जो विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस है 28 जुलाई, इसका सही आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि NFSM, ये NFS और M, इसका पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है, ये बता रहा है। इसका पूरा नाम होता है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, 2007 में अक्टूबर में हुई थी। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन है, यानी कि पहला ही ऑप्शन इसका सही है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ये इसका सही जवाब है। सॉरी, इसका ये पहला नहीं, इसमें पहला नहीं, सी ऑप्शन इसका सही है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, और इसकी स्थापना हुई थी 2007 में 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसके बाद के जो प्रश्न है कि कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है। कौन सी फसल है जो 1 वर्ष का समय ले लेती हैं तैयार होने में। आप देख सकते हैं जौ। पहले इसमें सही जवाब चुनने का एक भी तरीका है कि पहले गलत को ही छांट दिया जाए। पहले जौ जो है उस साल भर का समय नहीं लगता उसमें। इसके बाद से जो इसमें है कि इसमें 1 साल का जो समय लगता है, उसमें कुछ में कोई भी, जैसे पटसन है वो भी जो है कि साल भर का समय नहीं लेता है। कपास की खेती भी होती है, वो भी नहीं है। इसमें कोई भी ऑप्शन सूटेबल नहीं दिख रहा है जो 1 साल का समय ले। गन्ने की फसल जो है तैयार होने में 1 साल का समय लगता है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे जो कपास की फसल है उसको तैयार होने में मुख्यतः यानी कि 5 से 6 माह का समय लगता है। पटसन की जो फसल है वो 4 से 5 महीने में तैयार हो जाती हैं। तो इसके बाद से जो जौ है, आप देखते होंगे कि उसको गेहूं के साथ बोया जाता है, महज वो 2-2.5 महीने में ही वो यानी कि जो 3-4 माह अधिक से अधिक मान सकते हैं वो तैयार हो जाती हैं। गन्ने की फसल जो है वो साल भर का समय लेती है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, यानी कि सोमेश्वर की पहाड़ी से जुड़ा हुआ है। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली बिहार की नदी का क्या नाम है। सोमेश्वर की जो पहाड़ी है वहाँ से जो नदी निकलती हैं उस नदी का क्या नाम है। और ये जो सोमेश्वर की जो पहाड़ी है उससे नदी निकलती है और उसका नाम बूढ़ी गंडक है। और ये जो नदी है वो सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, और ये बिहार के जो चंपारण ज़िला है, यहाँ ये बिहार के चंपारण ज़िले में प्रवेश करती हैं, यानी कि बूढ़ी गंडक इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार राज्य के बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई है। ऑप्शन आपके सामने है। जो बरौनी में जो तेल शोधक कारखाना है वो किसकी इकाई है, ONGC का है, या भारतीय तेल निगम का है, या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम का है। तो इसमें देख सकते हैं, और इसका सही जवाब है कि भारतीय तेल निगम की एक इकाई है, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे घनी जनसंख्या किस राज्य में मिलती है। भारत में सबसे जो घनी जनसंख्या है वो किस राज्य में मिलती है। ऑप्शन इसका सही जवाब है कि देखिए, सबसे घनी जो जनसंख्या है वो बिहार में है, यानी कि घनी आबादी है। घनी जनसंख्या का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व पर हमने कई वीडियो बनाए हैं, आप उसको देख सकते हैं। जनसंख्या घनत्व यानी कि जनसंख्या ज़्यादा है वो तो यूपी का है, उसके बाद से पश्चिम बंगाल का है, महाराष्ट्र का है 2 नंबर पे, और तीसरे नंबर पे बिहार है। लेकिन घनी आबादी का मतलब हुआ कि जनसंख्या घनत्व कहाँ का है। आप इस तरह से अगर समझेंगे तभी इस प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। तो भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा अगर कहीं का है तो वो बिहार का है। इसका मतलब है कि घनी आबादी बिहार में है। बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होता है, जो देश में सबसे ज़्यादा है राज्यों में। और वहीं पे सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है। तो इसका मतलब हुआ कि सबसे जो घनी आबादी है वो बिहार में है, और सबसे जो न्यूनतम जो घनी आबादी होगी वो अरुणाचल प्रदेश की होगी। जबकि सबसे अधिक जनसंख्या है वो यूपी का है, फिर उसके बाद से महाराष्ट्र का नंबर आता है, और तीसरे नंबर पे सर्वाधिक जनसंख्या में बिहार आता है, उसके बाद से पश्चिम बंगाल, और उसके बाद से आंध्र प्रदेश आते हैं। सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है तो वो सिक्किम की है। इससे संबंधित देखिए सभी आप प्रश्नों को देख सकते हैं कि से जुड़ा हुआ ये सभी टॉपिक हैं। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का है, सबसे अधिक जनसंख्या यूपी का है, सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो केरला का है, यानी कि केरला का जो लिंगानुपात है 1084 है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। और सबसे जो कम जो लिंगानुपात है वो हरियाणा का होता है। हरियाणा का 879 है अभी, यानी कि भारत के राज्यों में सबसे कम है। तो इतना सब टॉपिक्स यानी कि जो चीज़ें हैं इससे जुड़ी हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है। ऑप्शन आपके सामने है। नेपाल से कौन कौन से जो राज्य हैं वो साझा करते हैं। तो भारत का जो उत्तराखंड है, यानी कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और सिक्किम, ये जो राज्य हैं, यानी कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और
बंगाल के साथ साथ सिक्किम, ये जो है कि नेपाल की सीमा लगती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन कोई भी नहीं दिया हुआ है जो कि नेपाल की सीमा लगती हैं। इसमें भारत के जो सीमा से संबंधित जो देश हैं, यानी कि ऐसे देशों की संख्या 7 है, यानी कि 7 पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। उसमें कौन-कौन से देश हैं? तो बांग्लादेश है, देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बांग्लादेश, म्यांमार है, भूटान है, उसके बाद से चाइना है, फिर नेपाल, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। ये इतने सारे देश, 7 देश हैं जो भारत के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। तो उसके बाद के जो प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो सबसे ज़्यादा है? शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज़्यादा कहाँ का है? तो भारत में जो सबसे ज़्यादा अगर शहरीकरण का जो प्रतिशत है, यानी कि शहरी जनसंख्या का जो प्रतिशत है, वो उत्तर प्रदेश का है, यानी कि वो महाराष्ट्र का है, सॉरी, यानी कि महाराष्ट्र में शहरीकरण यानी कि शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो आंकड़ा है, यानी कि उसका आंकड़ा कहता है कि भारत में शहरीकरण जो था वो 31.16%, यानी कि भारत की जो 100 व्यक्तियों में 31 जो लोग हैं, यानी कि 32 व्यक्ति मान सकते हैं जो शहरों में रहते हैं, और बाकी जनसंख्या जो है वो गाँव में निवास करती हैं। ऐसा आप जानते हैं कि भारत को गाँव का देश भी कहते हैं। तो महाराष्ट्र का सबसे ज़्यादा है, बिहार और यूपी के बाद से। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कपास की पैदावार, ये तो अभी पहले ही प्रश्न इसका था, यानी कि काली मिट्टी में, इससे संबंधित बातों को बता दिया गया है। भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? और इसका सही जवाब है कि निजी क्षेत्र में जो सबसे बड़ी जो विद्युत परियोजना है वो मुंद्रा, यानी कि गुजरात में है। गुजरात का जो कच्छ क्षेत्र है और ये अडानी समूह का होता है, अडानी समूह का ये है। तो इस तरीके से ऑप्शन इसका बी सही है, यानी कि मुंद्रा गुजरात का जो कच्छ का जो क्षेत्र है वहाँ पे सबसे बड़ी विद्युत परियोजना है, अडानी ग्रुप का है। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है, ये कोरबा जो मध्य प्रदेश में आप जानते हैं कि नेक्स्ट इसके बाद का जो हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? ये अगला प्रश्न है। हीराकुंड बांध ये किस नदी पर बना है? और जानते हैं कि हीराकुंड जो बांध है वो महानदी पर है, और ये महानदी पर बनाया गया है। विश्व का यानी कि सबसे लंबा जो नदी बांध है, और इसकी कुल जो लंबाई है वो 4800 मीटर है, यानी कि 4800 मीटर है, यानी कि लगभग 5 किलोमीटर लंबा है ये। तो ये महानदी पर है और हीराकुंड बांध इसे कहते हैं, जो सबसे पूरे विश्व में सबसे लंबा जो है कि ये नदी बांध है। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि यहाँ पे देख सकते हैं जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी पर जो कावेरी परियोजना बनाई गई है, जो कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में काफ़ी विवादित हैं। इसके बाद से जो आप जानते हैं कि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इसके बाद के जो प्रश्न है कि किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? यहाँ पे देख सकते हैं कि अगला ये प्रश्न है, ये हमारा छठा प्रैक्टिस सेट है ज्योग्राफी का, आप देख सकते हैं। ये बीपीएससी टीआरई 4 के लिए ये मुख्य रूप से प्रैक्टिस सेट है, लेकिन प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो किसको पार कर लेने के बाद से एक दिन जुड़ जाता है? आप जानते होंगे कि वो जो पूर्वी और पश्चिमी देशांतर की बात होती है, जिसमें पश्चिम या पूरब की ओर जाने पर जो है कि दिनों की जो अवधि होती है वो घट जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो 180 डिग्री का जो देशांतर है उसको पश्चिम से पूर्व को, यानी कि उसको अगर पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं और पार करते हैं तो उसमें एक दिन जुड़ जाता है। तो इस तरीके से इसमें पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर, यानी कि ऑप्शन इसका ए सही है। 180 डिग्री का जो देशांतर रेखा है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि निर्धारण रेखा भी कहते हैं, यानी कि उसी से अंतर्राष्ट्रीय जो समय का निर्धारण होता है। आप जानते हैं कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए इसका सही जवाब था। और पूरे पृथ्वी को एक वृत्त माना गया है। आप जानते हैं कि पूरे पृथ्वी को एक वृत्त माना गया है और उसको यानी कि 360 देशांतरों में अक्षांशों में उसको बांटा गया है। और जो इसी से संबंधित जो भूमध्य रेखा जो होती है, बिल्कुल जो इसके बीच में जो भूमध्य रेखा होती है उसको 0 डिग्री कहते हैं, यानी कि ये जो 0 डिग्री अक्षांश हैं। तो ये भूमध्य रेखा पर जो दिन और रात होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी कि यहाँ पे दिन रात जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है वो भूमध्य रेखा पर ही होती है, और यहाँ पे सूर्य का प्रकाश जो आता है वो भी बिल्कुल सीधे आता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि चारागाह को पम्पास कहा जाता है, यानी कि जो अलग अलग विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में जो घास के मैदान होते हैं या चारागाह होते हैं उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है।
तो इसमें आपको बताना है कि पम्पास जो है वो कहाँ के घास के मैदान को यानी कि चारागाहों को कहते हैं। तो चारागाह यानी कि जो पम्पास जो है वो दक्षिण अमेरिका का है, यानी कि दक्षिण अमेरिका में चारागाहों को पम्पास कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें और भी संबंधित चीज़ें हैं। जैसे पम्पास ये दक्षिण अमेरिका का है, यानी कि अर्जेंटीना में जो घास की भूमि होती है उसको भी पम्पास कहते हैं। और सवाना जो है वो दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान उष्ण जो कम कटिबंधीय मैदान होते हैं उसको कहते हैं, यानी कि अलग अलग नाम हैं। इसके बाद का जो प्रश्न है कि 49वीं पैरेलल जो रेखा है वो किन देशों के बीच की सीमा है। 49वीं जो समानांतर रेखा है वो किस देश के बीच की जो रेखा है, यानी कि यूएस और कनाडा के बीच ये रेखा है। ऑप्शन 20 का सही जवाब है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से भारत पाकिस्तान और भारत चीन के बीच में जो रेखाएं हैं आप इसको नाम जानते होंगे, मैकमोहन रेखा है और रेड क्लिफ लाइन जो है, यानी कि मैकमोहन रेखा वो भारत चीन के बीच में है और रेड क्लिफ जो है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। तो इस तरीके से इसके बाद के जो प्रश्न है कि भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया था, ये अगला प्रश्न है। राष्ट्रीय पेयजल उसको चालू किया गया था 1986 में और इसका ऑप्शन सी सही जवाब है। इसमें नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार राज्य में कितने ऐसे प्रमंडल हैं जिसमें 4 से अधिक ज़िले उसमें शामिल हैं। यानी कि आप जानते हैं कि बिहार को पूरे 9 प्रमंडलों में बांटा गया है, तो ऐसे कितने प्रमंडल हैं जिसमें 4 से अधिक ज़िले उसमें शामिल हैं। तो 4 से जो अधिक जो ज़िले हैं, यानी कि उसमें 4 प्रमंडल हैं जिनमें 4 से अधिक ज़िले हैं। और ये 4 प्रमंडल कौन कौन से हैं, तो देखिए इसमें पटना है, पटना के बाद से मुंगेर है और मुंगेर मगध, फिर उसके बाद से तिरहुत। तो ये 4 ऐसे प्रमंडल हैं जिसमें 4 से अधिक ज़िले हैं, यानी कि पटना में जो है इसमें 5 ज़िले हैं, मुंगेर में भी 5 ज़िले हैं और मगध में भी यानी कि इसमें भी 5 हैं और मुजफ्फरपुर में ये तिरहुत जो ये है इसमें भी 5 ज़िले हैं, यानी कि 6 ज़िले इसमें हैं। तो इस तरीके से नेक्स्ट प्रश्न है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। अभी ये प्रश्न आया हुआ था, महानदी पर है और ये विश्व का सबसे लंबा जो है कि बांध है जो किसी नदी पर बनाया गया है। गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत क्या हैं। गंगा नदी के जो 2 प्रमुख स्रोत हैं, इसके संबंध में एक और चीज़ें याद आ रही हैं कि देखिए हीराकुंड जो परियोजना है वो किस राज्य में है, तो ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में महानदी है और अब जानते हैं कि कटक जो है वो महानदी के किनारे बसा हुआ है, वो जो उड़ीसा का एक शहर है। तो इस तरीके से ये हीराकुंड परियोजना है वो उड़ीसा नदी ये महानदी पर है और ये उड़ीसा राज्य में है। गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत क्या हैं। गंगा नदी के जो 2 प्रमुख स्रोत हैं भागीरथी हैं और अलकनंदा नदी है, जो कि ऑप्शन आपके ए में दिया हुआ है। 2 सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जल पट्टी को क्या कहते हैं। जो ऐसे जो 2 सागर या जलाशय जो होते हैं उनको जोड़ने वाली, संकरी का मतलब हुआ कि जो पतली जो जल पट्टी होती हैं तो उसको क्या कहते हैं। उसको काफ़ी आसान सा प्रश्न है और ये सभी जो है कि इसको जलड मरुमध्य कहते हैं, जो ये आपके 9th क्लास के या कहें कि ज्योग्राफी में सारी चीज़ें को के विषय में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता जो मापते हैं उसके पैमाने को कहते हैं रिक्टर पैमाना, और रिक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। इसके बाद के जो प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ स्थित है। ये अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य, ये 95 जो प्रश्न है ये कहाँ है, तो ये उत्तरांचल में है, यानी कि उत्तराखंड में है और ये जिम कॉर्बेट के नाम पे रखा गया है और 1936 में इसे बनाया गया था। तो अब प्रश्न ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जिसे भारत में 1986 में स्थापित किया गया था कहाँ है। जीवमंडल जो है सबसे पहले जो स्थापित किया गया था आरक्षित क्षेत्र हैं और ये नीलगिरी की, यानी कि नीलगिरी जो है ये पहला है जीवमंडल है जिसे भारत में स्थापित किया गया था। इसके बाद से जो प्रश्न है, यानी कि नीलगिरी के विषय में आप एक चीज़ और जान सकते हैं कि ये पूर्वी और पश्चिमी तट का एक तरह से कहें कि मिलान बिंदु है और वहाँ पे डोडा जनजाति रहती हैं। नीलगिरी पहाड़ियों पर डोडा जनजाति रहती हैं और ये चाय के उत्पादन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नहीं होगा क्योंकि ये हमारे देश में नहीं है। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है मगर ये नेपाल में है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत जो है यानी कि गॉडविन ऑस्टिन है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 8611 यानी कि 8611 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। तो इस तरह से ये ऑप्शन 20 का सही जवाब है। भारत के अगर कुल भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो देश का जो कुल क्षेत्रफल है उसका जो 10.7% जो है वो पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत आता है। 43% भाग पर ये मैदानी जो भाग है विस्तृत यानी कि जो फैला हुआ है।
तो इसके बाद के जो प्रश्न है यहाँ से देख सकते हैं कि बिली का अभिप्राय क्या है। बिली जो है वो क्या है, यानी कि आप देख सकते हैं ऑप्शन में कि ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम है, फिर या किसी भूकंप का नाम होता है, या ये अत्युच्च ज्वार है, ये क्या है। तो बिली जो है एक प्रकार के यानी कि ऑस्ट्रेलिया के निकट का उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि अधिकेंद्र शब्द ये निम्नलिखित में से किसी से संबंधित है। अधिकेंद्र जो होता है वो भूकंप से संबंधित है। भूकंप का जो बिल्कुल जो केंद्र बिंदु होता है उसको अधिकेंद्र कहते हैं, यानी कि भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह का जो बिंदु होता है उसको अधिकेंद्र बोलते हैं। तो ये भूकंप से संबंधित है। किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है। सीढ़ीनुमा खेती ये किस राज्य में होती है। ऑप्शन आपके सामने है, पंजाब में है, हरियाणा में, उत्तराखंड में, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो उत्तराखंड जो राज्य है, उत्तराखंड में जानते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में ही इस तरह की खेती होती हैं, और उत्तराखंड में सीढ़ीनुमा खेती होती हैं, क्योंकि वहाँ पे कृषि योग्य जो भूमि है वो मात्र 13% है उत्तराखंड में। इसके बाद के जो प्रश्न है चिपको आंदोलन से है। चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन है। चिपको आंदोलन आप जानते होंगे कि 1972-73 में ये चला था, यानी कि 1973 में उत्तर प्रदेश का जो चमोली ज़िला है वहाँ से ये आंदोलन चला था, और उसमें पेड़ कटाई के विरोध में लोग वहाँ पेड़ों से चिपकने लगे थे और उन्होंने पेड़ को बचाया था, तो इसको चिपको आंदोलन कहा गया। और इससे संबंधित व्यक्ति का नाम जो है उसमें सुंदरलाल बहुगुणा जो है, हालांकि उसमें गौरा देवी का भी नाम आता है, यानी कि सुंदरलाल बहुगुणा इस चिपको आंदोलन के मुख्य प्रवर्तक थे और इन्होंने इस आंदोलन को काफ़ी आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है। कौन सी ऐसी चट्टानें हैं जिसका खनिजों का जमाव जो है वो परतों में होता है। और इसका सही जवाब है कि अवसादी चट्टानों में जो है खनिजों का जो जमाव होता है वो परतों में होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसके बाद के जो प्रश्न है कि वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी है। ओजोन जो परत है वो किससे बनी हुई है। तो ओजोन की जो परत है वो ऑक्सीजन के अणुओं के संयोग से बनती है। ओजोन का जो अणुसूत्र होता है वो O3 होता है, यानी कि ऑक्सीजन के 3 अणु मिल करके और ओजोन की एक परमाणु यानी कि उसकी परतों को बनाते हैं, यानी कि 3 अणु मिलते हैं और ओजोन को बनाते हैं, यानी कि ओजोन अणु का निर्माण करते हैं। इसका जो विस्तार है वो 32 किलोमीटर से यानी कि 60 किलोमीटर तक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, यानी कि ऑप्शन बी है, ऑक्सीजन के अणुओं के संयोजन से ओजोन परत का निर्माण होता है। इसके बाद के जो प्रश्न है कि भूचाल का अपकेंद्र यानी कि क्या होता है। भूचाल का अपकेंद्र जो होता है यानी कि पृथ्वी की सतह का एक बिंदु है जहाँ से यानी कि यहाँ से भूकंप का जो उद्गम केंद्र होता है वो बिल्कुल ऊर्ध्वाधर होता है, उसको भूचाल कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए में है। इसके बाद के जो प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोहे और कोयले के सर्वाधिक भंडार हैं, ये बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे लोहे और कोयले का सबसे ज़्यादा भंडार मिलता है, और इसमें देख लीजिएगा छोटनागपुर पठार इसका सही जवाब होगा, यानी कि छोटनागपुर का जो पठार है वो कोयले और लोहे का यानी कि सर्वाधिक भंडार वाला क्षेत्र है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। और छोटनागपुर के जो पठार हैं उसको भारत का रूर कहा जाता है, भारत का रूर कहते हैं उसको। और यानी कि रूर क्या है कि देखिए जर्मनी में एक स्थान है जो उसको रूर कहते हैं, और वहीं भारत में छोटनागपुर के पठार क्षेत्र को कहा जाता है। यानी कि कोई भी शब्द की जो उपमा दी जाती है किसी न किसी दुनिया के किसी क्षेत्र में, अगर ऐसा कुछ है तभी। तो जर्मनी में एक स्थान है जिसको रूर कहते हैं, और भारत का जो रूर है उसको छोटनागपुर के पठार को कहते हैं। और इस तरीके से जबकि जानते हैं कि भारत में जो कोयले की अगर बात करें तो जो गोंडवाना क्षेत्र होता है, गोंडवाना जो लैंड है वो भारत में कोयले का प्रमुख क्षेत्र है, और वहाँ पे उत्तम किस्म का कोयला पाया जाता है। और इसके बाद के जो प्रश्न है कि भारत में कुल्लू घाटी में निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। कुल्लू घाटी जो है, कुल्लू घाटी ये सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि एप्पल की खेती वहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है, और इसमें सबसे ज़्यादा सेब की खेती होती है। यानी कि ये जो है आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश ये यहाँ पर भी सेब की खेती होती है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है। सबसे जो व्यस्ततम जो समुद्री मार्ग है वो कौन सा है। और अटलांटिक महासागर का जो क्षेत्र है, यानी कि ये सबसे समुद्री जो मार्ग हैं व्यस्ततम मार्ग हैं। देवदार के पेड़ जो विशिष्ट वनस्पति हैं किसके लिए, यानी कि कहाँ के, यानी कि ये जो किस प्रकार के वनों का एक विशिष्ट वनस्पति है देवदार का जो वृक्ष होता है,
देखिए देवदार के जो वृक्ष है यानी कि एक शंकुधारी वनस्पति की विशिष्टता है उनकी, और यानी कि शंकुधारी वनों के वो एक विशिष्ट जो है वनस्पति हैं। इसके बाद के जो प्रश्न है कि 109वां प्रश्न यहाँ से होगा, देख लीजिएगा कि ये 2011 की जनगणना से संबंधित ये प्रश्न है। काफ़ी आसान से प्रश्न है। आपको पता होगा कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार बालक बालिका का अनुपात यानी कि सबसे कम कहाँ का है, यानी कि लिंगानुपात की बात कर रहा है कि 2011 की जनगणना में लिंगानुपात सबसे कम कहाँ का है। यानी कि अभी इसके पहले हमने कभी चर्चा किया था इसी वीडियो में कि हरियाणा जो राज्य है और वहाँ का लिंगानुपात सबसे कम है और 879 वहाँ का लिंगानुपात है, जबकि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है, यानी कि बालक बालिका का जो अनुपात है सबसे ज़्यादा केरला का है 1084 और सबसे कम जो है वो हरियाणा का है। तो इस तरीके से इसमें हरियाणा नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन ई इसका सही जवाब होगा। और इसके बाद के जो प्रश्न है यानी कि आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के ताप स्तरण की 3 सुस्पष्ट विशेषताएँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक परतों का सही विन्यास है, यानी कि जो विभिन्न जो मंडल है, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, ये जो है तो उसका एक सही क्रम पूछ रहा है कि सही क्रम कौन सा है। और इसका सही जवाब ऑप्शन सी में है। पहले क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल, उसके बाद से थर्मोस्फीयर होता है। तो इस तरीके से आप जानते हैं कि क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती हैं जैसे बिजली का चमकना, और इस तरीके से समताप जो मंडल है वो वायुयान के यानी कि हवाई जहाज़ के उड़ानों के लिए सबसे आदर्श माना जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा ये छठा प्रैक्टिस सेट था ज्योग्राफी के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिएगा।